इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 4, दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये चैप्टर आपको बताएगा व्हाई इट इज नेसेसरी टू इन्वेस्ट इन द ह्यूमन बींग्स, बिकॉज ह्यूमन बींग्स में अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे देन दे कैन नॉट डू दी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, एंड व्हेन दे विल नॉट बी डूइंग द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज हमारा देश डेवलप नहीं हो पाएगा। एक अच्छी बात है कि वी हैव दी हाईएस्ट पॉपुलेशन करेंटली, बट अगर हम इस पॉपुलेशन को यूज नहीं कर पाएंगे देन जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द डेमोग्राफिक डिजास्टर। वी हैव द हाईएस्ट ह्यूमन रिसोर्स ओवर द अर्थ currently, but what if student remains a student, he remains unemployed, then he won't be making any contribution to the nation, he won't be making any contribution to the national income. But what if he is educated, he is healthy, he is skilled and he become a doctor and engineer? So जब वो डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएगा he would be contributing to the development of the nation and definitely the national income. So human resource gets converted into the human capital when they get engaged into the productive activities. और इसी चीज़ के लिए ज़रूरी है कि हम उन एक्टिविटीज़, उन चीज़ों को पे इन्वेस्ट करें जो हमारा ह्यूमन कैपिटल बनाता है. So to understand it better, it is important to understand what are the sources of human capital, what is the relation between human capital and economic growth, is human capital same as the human development, and what is the role of government in human capital formation. अब एक बात मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, NCERTs में हर एक टॉपिक शुरू तो हुआ है, स्टार्ट अच्छा हुआ है, बट उन्होंने एक्चुअली कोई भी टॉपिक प्रॉपरली अच्छे से एक्सप्लेन किया ही नहीं है. ये एक प्रॉब्लम है NCERT में, ठीक है. बट चूँकि आप NCERT का फ्लेवर ना भूल जाए, इसलिए आई वुड बी रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ टू द डिस्कशन जितना NCERT में दे रखा है. उसके बाद जब हम एक प्रॉपर जब अपनी एक सीरीज शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स के लिए, तब मैं आपसे इन चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा. बट if I go on discussing each and everything, let's say related to education, let's say related to health, then फिर ये चैप्टर, ये वीडियो NCERT का रह ही नहीं जाएगा, ठीक है. तो कुछ बेसिक्स जान लेंगे एंड उसके बाद इन चैप्टर्स को हम ख़त्म करेंगे. एंड आफ्टर दैट व्हेन आई विल बी एक्चुअली स्टार्टिंग द NCERT वीडियोज़, जब मैं आपको अपने तरीके से चीज़ें बताऊँगा, देन हम इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है. बट कहीं ना कहीं बेसिक्स क्लियर करने में ये चैप्टर्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे. समझते हैं इस चीज़ को. अगर मुझे डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है, दे आर द ह्यूमन कैपिटल, जस्ट नाउ आई टोल्ड. बट टू मेक द डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स वी नीड द प्रोफेसर्स ऑल्सो. सो एक ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए वी नीड अनदर गुड ह्यूमन कैपिटल हु हैज़ द स्किल्स टू मेक दिस ह्यूमन कैपिटल. एंड फॉर दैट वी नीड टू invest in multiple things like investment in education, investment in health, on-the-job training, even investment in migration and information. How these are contributing to the human capital समझते हैं. एक सिंपल सा फंडामेंटल चलता है इकोनॉमिक्स में, दैट इज व्हेन जितना मेरा पैसा लग रहा है इनपुट में, लेट्स से मैंने 10 रुपए का रॉ मटेरियल डाला, और रॉ मटेरियल के 10 रुपए डालने से अगर मुझे 10 से ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं, लेट्स से 11 रुपए मिल रहे हैं, 100 रुपए मिल रहे हैं, 50 रुपए मिल रहे हैं, देन आई से कि मेरे को आउटपुट मिला एंड सो माई इन्वेस्टमेंट इज फ्रूटफुल. बट व्हेन मेरे इन्वेस्टमेंट पे, मेरे जो भी मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर जो रिटर्न्स हैं दैट मुझे 10 रुपए भी नहीं मिले, तो हम क्या कहते हैं, दैट इज द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज. दूसरी बात, जब हम कई बार चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, वेन एवर वी आर इन्वेस्टिंग, तो हमें हो सकता है रिजल्ट इंस्टेंटली ना मिले. तो लॉन्ग टर्म विजन यहां पे आता है कि हम इस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे कि आगे जाके मुझे ये चीज बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, ठीक है. सो लाइक आप बच्चों को देखते होंगे, जैसे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स उनको स्कूल में भेजते हैं, जिनकी जैसी कैपेसिटी वैसे स्कूल में उनको भेजते हैं. लाइक लेट्स से बहुत सारे पेरेंट्स दे कंसिडर कि प्राइवेट स्कूल में स्कूलिंग अच्छी है, तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं जहाँ पे उनको लगता है कि मेरे बच्चों को ज़्यादा अच्छी एजुकेशन मिलेगी. सो दे इन्वेस्ट इन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड. व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दैट? जस्ट थिंक ऑन दैट.
अभी यहाँ पे एज ए पेरेंट्स की तरह इमोशनल मत होकर सोचने लगना. द बेसिक इंटेंशन इज दैट मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाएगा, कल की डेट में हो सकता है IIT निकालेगा, हो सकता है एम्स क्वालिफाई करेगा, एंड आफ्टर दैट ही विल बी अर्निंग अ लॉट मोर देन मी. यही तो एक माइंड में विजन रहता है पेरेंट्स के कि कितना भी कमाओ बट मेरे से ज़्यादा कमा लेना. सो बेसिकली जितना इनपुट मैं तुम पे डाल रहा हूँ वो इनपुट बहुत कम हो जो आउटपुट तुम कल की डेट में प्रोड्यूस करेगा. सो एन एजुकेटेड पॉपुलेशन बिकम्स अ ह्यूमन कैपिटल. दैट इज द इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो हम करते हैं, हमारे पेरेंट्स होकर भी करते हैं, इवन द गवर्नमेंट भी करती है. जहाँ पे पेरेंट्स सक्षम होते हैं तो वी हैव द लाइक हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी मैंशनड है, वी हैव द राइट टू एजुकेशन कि 6 से 14 साल के बच्चों की एजुकेशन फ्री होनी चाहिए. बट ऐसा नहीं है कि वो फ्री है, वो आपके लिए फ्री है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए वो फ्री नहीं है, उसके लिए वो पैसा खर्च करते हैं. मिड डे मील्स में वो पैसा खर्च करते हैं, मिलता आपको फ्री है. सो दे आर इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन विथ अ विजन कि ये जो हमारी जनता होगी, जो एजुकेटेड होगी, वो कल की डेट में एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगी जो नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा. एंड दैट इज वाई द गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग. ठीक है. सेकेंड थिंग, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ. वी डू इन्वेस्ट इन हेल्थ in terms of let's say the preventive medicine, like we go for vaccination कि हम बीमार ना पड़े. अब आप एक सोच के देखना, अगर कोई इंसान बीमार है तो ना तो वो जॉब पे जा सकता है, और अगर वो जॉब पे गया भी तो उसकी प्रोडक्टिविटी लो होगी. तो जाहिर सी बात है अगर वो 10 रुपए का काम कर सकता था तो वो 5 ही रुपए का काम कर पाएगा. तो प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी, पहली चीज. दूसरी बात, वो काम पे नहीं जाएगा तो प्रोडक्टिव अवर्स अपने आप ही नहीं आएंगे. तो हमें चाहिए एक हेल्दी जनता जो काम कर सके. फॉर दैट हमारे पास वैक्सीनेशन होता है, बीमार पड़ गए तो वी हैव द क्यूरेटिव मेडिसिन, इवन द सोशल मेडिसिन. दैट इज वी स्प्रेड द हेल्थ लिटरेसी. आपने अक्सर देखा होगा कि लाइक जब डेंगू वाला टाइम आता है तो कई बार गवर्नमेंट लाइक अनाउंसमेंट भी कराती है कि भैया आप क्या कहते हैं, जो साफ पानी है उसे क्या कहते हैं उसमें मत रखिए ओपन में, नहीं तो डेंगू वाला मच्छर आएगा और आपको काट के खा जाएगा. मतलब खाएगा नहीं, बट द थिंग इज दैट कि आपको बीमार कर जाएगा. तो वो 1 महीना आपका चला जाएगा समहाउ. ठीक है. एंड देन इवन यू हैव द प्रोविजन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड गुड सैनिटेशन. यहाँ पे जो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ दैट इज द इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ. व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दैट? सो दैट हमारी जनता बीमार ना पड़े, एंड दैट वुड बी कंट्रीब्यूटिंग टू द healthy population and that leading to the formation of good human capital. on the job training, जब आप जॉब पे जाते हैं बहुत सारी कंपनीज इन हाउस आपको या तो ट्रेनिंग देती हैं या तो ऑफ कैंपस भेज के आपको वो ट्रेंड करती हैं. वाई दे आर ट्रेनिंग यू? सो दैट आपकी स्किल्स अपग्रेड कर जाए. यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो हमारे कॉलेजेस हैं वो आपको उस लेवल पे जाके ट्रेन नहीं कर पाते हैं जिस लेवल की उनकी रिक्वायरमेंट है. सो दे नीड टू अपग्रेड योर स्किल्स. तो बट समहाउ दिस इज अगेन कंट्रीब्यूटिंग टू द ह्यूमन कैपिटल. इवन द माइग्रेशन, अब वी हैव अ वेरी हाई लाइक द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है कहीं ना कहीं. अब सीन क्या है, रूरल से अर्बन माइग्रेशन होता है. क्यों होता है सोच के देखना. आप घर पे रहते हैं, सस्ता पड़ता है, घर के लिए रेंट भी नहीं देना, सब कुछ भी नहीं देना, फिर भी आप बाहर निकल के क्यों जाते हैं कमाने के लिए? बिकॉज आपको पता है कि वहाँ पे अगर आपके ट्रैवल में जो खर्चा लगा, आपके रहने का जो खर्चा लग रहा है, जो भी है, लेकिन जो आप अर्न करेंगे तो जो रिटर्न्स आएंगे वो आपके इनपुट से ज़्यादा होगा. एंड दैट इज वाई यू गो एंड माइग्रेट. ठीक है. दैट इज वाई यू माइग्रेट फॉर द बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. सो माइग्रेशन पे भी जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं दैट इज ऑल्सो फॉर्म्स द पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल. इवन द इंफॉर्मेशन, जो पैसा आप लगाते हैं टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, व्हाट काइंड ऑफ जॉब मार्केट इज देयर, हाउ टू गेट द बेटर जॉब एटसेट्रा, वो सारी चीज़ों पे भी जो आप पैसा लगाते हैं दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल. सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इन्वेस्टिंग इन अ पर्सन in terms of his education, in terms of his health, in terms of his training, even for the migration, and providing him the right information so that he can take the right decision, so that he does not remain a resource, rather he becomes the human capital. ठीक है. तो इससे क्या होगा कि वो ज़्यादा वैल्यू ऐड कर पाते हैं इन दी नेशनल इकोनॉमी. कमिंग नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. A question is there, who contributes more in the national income? सोचते हैं, a person, a worker in factory or a software professional? Obvious सी बात है, software professional ज़्यादा contribute करेगा national income पे. Economic growth is measured in terms of what is the national income, तो इसका contribution ज़्यादा होगा.
एक एजुकेटेड पर्सन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा नेशनल इनकम में या फिर एक अनएजुकेटेड पर्सन करेगा? ऑब्वियस ही बात है, इसकी स्किल ज़्यादा है तो इसका जो वैल्यू होगा, इकोनॉमिक वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा. दैट इज वाई वी एजुकेट अवर चिल्ड्रन. Then a healthy person will contribute more, or an unhealthy person, a healthy person will definitely contribute more. So ये करेगा. On the job training, तो एक trained versus untrained, इसको टाइम लगेगा अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस करने में, ये प्रोड्यूस कर देगा. अब एक इंसान स्किल्स बहुत हैं लेकिन वो माइग्रेट करने को रेडी नहीं है, वो गांव में ही रहना है उसको, तो वो कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएगा उसके बराबर जो माइग्रेट कर गया शहर और वो अच्छे पैसे कमाने लग गया? तो बेसिकली ये चीज़ बता रहा है दैट ह्यूमन कैपिटल अगर हम उस पर वी डू इन्वेस्ट एंड हम उसे एजुकेट करते हैं, हेल्दी रखते हैं, ट्रेन करते हैं, देन दैट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ. नाउ एक सवाल यहां पे आता है, डज इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल इनवेरिएबली कॉजेज द इकोनॉमिक ग्रोथ? अगर ह्यूमन कैपिटल पे अगर हम इन्वेस्टमेंट अगर हम बढ़ाते चले जाते हैं तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा? जरूरी है? देन द आंसर इज व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट वी मेक, लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू द सिस्टम ऑफ एजुकेशन. हम बच्चे को ईयर्स ऑफ स्कूलिंग कराते हैं, सालों साल पढ़ाते हैं. गवर्नमेंट ऑल्सो इन्वेस्ट इन टीचर पीपल रेशियो कि भैया क्या कहते हैं रेशियो कम हो, ठीक है, एक टीचर ज़्यादा मतलब कम बच्चों के लिए एक टीचर अवेलेबल हो इंस्टेड ऑफ बहुत सारे बच्चों के लिए. लाइक अगर एक 100 बच्चों के लिए एक टीचर अवेलेबल है, ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा. 30 बच्चों के लिए एक टीचर अवेलेबल है, ज़्यादा ध्यान दे पाएगा. सो इस पे वर्क करते हैं, इनरोलमेंट रेट्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं. सो वी डू अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बट इफ़ इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो हम ह्यूमन कैपिटल पे तो इन्वेस्ट कर रहे हैं बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू लीड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ. तो जब तक ये नहीं होगा दैट इज़ नॉट गोइंग टू लीड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये होगा नहीं, ठीक है. बट इन जनरल देखा गया है कि ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ जब होती है दैट इनवेरिएबली लीड्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू द ह्यूमन कैपिटल. सो दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, इन जनरल ये देखा गया है. बट ये होगा तब जब आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करेगी, ठीक है. नाउ दिस इज द डायग्राम, दिस इज द लाइक टेबल दैट इज गिवन इन द एनसीईआरटी. चेक पर कैपिटा इनकम इन रुपीज. 1951 में that was 7651 rupees. Death rate was 21.5, 25.1. Infant mortality rate was 146. Life expectancy was 37.2 in terms of male and 36.2 in females. And literacy rate was 16.67%. मैं डायरेक्टली आता हूँ 2018-21 पे. You see that per capita income बढ़ती चली गई है. अब आप पाएंगे एक डेवलप्ड पॉपुलेशन में अगर मुझे कहना है कि ह्यूमन कैपिटल इज इंप्रूविंग, देन ऑब्वियस ही बात है डेथ तो कम होनी चाहिए ना, पर 1000 कम हुई है, ठीक है, एंड सिस्टमेटिकली लगातार कम हुई है. इन टर्म्स ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम होना चाहिए. 146 से हम 28 आए हैं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़नी चाहिए, मेल्स में भी बढ़ी है, फीमेल्स में भी बढ़ी है. In terms of literacy rate, 16% से now we have a 78% literacy rate. So हमने क्या देखा कि ग्रोथ भी हुई है और ह्यूमन कैपिटल के जो इंडिकेटर्स हैं उसमें भी इंप्रूवमेंट हुआ है, तो दोनों एक साथ चलते हैं. दिस टेबल इंडिकेट्स दैट, ठीक है. Now the National Education Policy 2020, even it has acknowledged that knowledge landscape is changing with the advent of big data, with the advent of AI. We need the new type of engineers, we need the new type of doctors जो इन टेक्नोलॉजी को समझ सकें. इवन क्लाइमेट चेंज भी जो हो रहा है तो हमें बहुत सारे रिसर्चर्स की ज़रूरत है, हमें साइंटिस्ट्स की ज़रूरत है. सो हमें कहीं ना कहीं हमारी ह्यूमन कैपिटल पे इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है दैट वी आर एबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट नंबर ऑफ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, researchers etc. so that they can take up the upcoming challenges. इससे ज़्यादा इस टॉपिक में लाइक दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ज़्यादा आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है. सो आई एम जस्ट लीविंग दिस टॉपिक देयर इटसेल्फ, ठीक है. नाउ द ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. नाउ
वी हैव अ ह्यूमन बीइंग, मेरे पास दो तरीका है इसको देखने का। पहला तरीका ये है कि ही इज वैल्यूएबल इन इटसेल्फ, उस इंसान के अंदर ही वैल्यू है। एक तरीका ये है कि इस इंसान की में वैल्यू ऐड करनी चाहिए ताकि ही अर्न्स एंड कंट्रीब्यूट्स। सो व्हेन आई एम सीइंग अ पर्सन एज वैल्यूएबल इन इटसेल्फ, तो उसकी चाहे हेल्थ हो चाहे उसकी एजुकेशन हो, इन सब चीज़ों पे जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा पर्पज इतना होगा, आई विल बी लुकिंग एट द वेलफेयर ऑफ दैट पर्सन, सो दैट उसको मैं इतना एम्पावर कर दूँ दैट ही कैन मेक द चॉइसेस इन लाइफ। सो वीविंग द ह्यूमन इन सच अ वे इज will lead to the concept of human development. But when I am seeing a person in such a way that मुझे इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वेलफेयर की, बट यहाँ पे मैं बात करूँगा प्रोडक्टिविटी की, कि मुझे इसकी एजुकेशन में, मुझे इसकी हेल्थ में इस तरीके से इन्वेस्ट करना है सो दैट इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, देन दैट वुड बी कॉल्ड एज द ह्यूमन कैपिटल। सो ये डिफरेंस है इसमें बेसिकली। सो द डिसीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन वेरीज। यहाँ पे पर्पज होगा कि इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, यहाँ पे पर्पज होगा कि इसका वेलफेयर, इसके वेलफेयर पे काम करना। सो हियर ह्यूमन इज सीइंग एज अ एंड इन इटसेल्फ, हियर ह्यूमन इज सीइंग एज अ मीन्स टू एन एंड। ठीक है, नाउ दिस टॉपिक, स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। सो इफ यू लुक एट द स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, हमें पता है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल we must invest in health, we must invest in education, we must invest in on the job training etc, जो मैंने अभी आपसे बात की। इसमें से सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट है वो है एजुकेशन एंड हेल्थ, जिन चीज़ों के बारे में मैंने बात की थी। बिकॉज अ पर्सन हु इज़ नॉट एजुकेटेड वो ट्रेनिंग ले ही नहीं पाएगा, और अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो काम कैसे करेगा। एंड फॉर दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक रोल होता है। ठीक है, सो वी हैव द 3 tier ऑफ गवर्नमेंट। So we have the government at the central level, that is the union government, we have the state level, state government, and then at the local level we have the municipalities and we have the panchayati raj. So अपने अपने स्तर पे ये तीनों ही गवर्नमेंट इस पे काम करती हैं। Like we have the ministries of education at state and union level, we have the department of education, we have the NCERT, UGC, AICT to improve the education in India, and this we have the ICMR ministries and the other departments for the health, which invest and which work for the improvement in the health sector. ठीक है, तो ये मिलके they work in the congruence so that there is the improvement in the health capital formation, human capital formation. Then, but somehow there are the regional variation also in the investment in education. For example, if we go by the data of 2014-15, so per capita public expenditure was 34,651 रुपीज़ इन हिमाचल प्रदेश, लेकिन अगर मैं बिहार की बात करूं दैट इज़ 4088 रुपीज़ ओनली इन बिहार, एंड दैट इज़ परहैप्स वन ऑफ द रीजन दैट वी हैव द लोएस्ट लिटरेसी इन बिहार। ठीक है, सो दिस नीड्स टू बी वर्क अपॉन सो दैट ये जो रीजनल वेरिएशन है वो कम हो सके। देन even our educational expenditure is inadequate. So educational commission was set up in 1964-66 and इन्होंने ये बात बोली थी इस कमीशन ने कि 6% of the GDP should be spent on education, but still it remains a distant dream. Even the Tapas Majumdar committee, it said that expenditure of 1.37 lakh crore should be spent over 10 years like 1998, 1992, 2006-7 to bring all children in the age of 6 to 14 years under the purview of school education. But currently हम केवल 4% of the GDP ही इसमें invest कर पा रहे हैं. So that is again a problem. So हमारा educational expenditure adequate नहीं है, and that is why even हम कई जगह पे अच्छा कर रहे हैं, like we are working in the software industry, हम बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं, but हम बहुत सारे sectors में lag भी कर रहे हैं. ठीक है, अगर मैं एजुकेशनल अटेनमेंट की बात करूं तो अगर आप देखेंगे एडल्ट लिटरेसी रेट की बात कर लेते हैं, बेसिकली वो लोग जिनकी एज 15 से ऊपर है. मेल्स में 1990 में लिटरेसी रेट वाज 61.9, 2017-18 में इट वाज 82 ओनली. फीमेल्स में इट इज़ 37.9 एंड 2017-18 में इट वाज 66. ठीक है, और इवन द प्राइमरी कंप्लीशन रेट परसेंटेज ऑफ रिलेवेंट एज ग्रुप, दैट मेल्स में द लिटरेसी रेट वाज 78 एंड फीमेल में 61. यहाँ पे बल्कि फीमेल्स दे हैव आउटसाइड द मेल्स एंड
96% have of the females they have actually completed their education. Youth literacy rate 15 से 24 तक के बच्चों की बात कर लें 76.6, 54.2, 93, 90. ठीक है. सो ये चीज़ बता रहा है कि somehow अगर मैं एजुकेशनल अटेनमेंट की बात करूँ तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन अगेन दिस इज़ ए प्रॉब्लम. इवन आफ्टर इतने साल हो गए, लाइक आज़ादी के इतने हमारे साल हो गए, वी गॉट द फ्रीडम फ्रॉम 1947 और अभी तक हम 100% लिटरेसी रेट पे पहुँच ही नहीं पाए. सो दैट अगेंस्ट अ प्रॉब्लम, बिकॉज कहीं ना कहीं जितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था और जिस तरीके से चीज़ों को करना चाहिए था वो चीज़ें नहीं हुई हैं. ठीक है. इवन इफ़ यू सी द गैप बिटवीन द लिटरेसी रेट ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, तो इट इज़ 61.9 and 37.9. 24% is the gap. Here if you see 16%. तो एक चीज़ अच्छी है कि the rate of difference it's narrowing down. So obvious सी बात है, we are talking in terms of gender equality in education. लेकिन this 16% itself is very high. तो जो हमारे desired goals हैं वहाँ तक हम पहुँचे ही नहीं हैं. ठीक है. Then future prospects. The chapter talks about that we should be aiming for the education of all. This is still a distant dream because literacy rate is still not 100%. Gender equality वाली बात मैंने भी आपसे की थी. That is better than before, but not enough. ठीक है. That is the male literacy rate as per the census 2011. That is the female literacy rate as per the census 2011. तो 82-65. That is nearly 17% के आसपास का डिफरेंस है, जो कि अगर आप देखेंगे कम हुआ है 2017-18 में, बट जो कम हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा है. हायर एजुकेशन में कम ही बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं. इवन एज पर द डेटा ऑफ NSSO इन 2011-12, rate of unemployment among youth male who studied graduation and above in rural areas was 19% and for urban areas it was 16%. So कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हम हायर एजुकेशन में जो इतना लोगों को तो पहुँचना चाहिए था, उनको सभी को एम्प्लॉयमेंट कायदे से मिलनी चाहिए थी, दैट रिमेन्स अ डिस्टेंट ड्रीम. सो मोर नीड्स टू बी डन. सो फाइनली देखो ये चैप्टर मुझे ये बता रहा है कि मुझे ज़रूरत है, वी नीड मोर इन्वेस्टमेंट फॉर एजुकेशन, we need more investment for health, we need more investment even for the skilling, although government is launching various kind of schemes to improve this, but those efforts are actually not enough. More is needed to be done. और एक और बात, अक्सर गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाने में तो पीछे नहीं हटती है, द प्रॉब्लम इज एट द इम्प्लीमेंटेशन लेवल. So we need to work upon the implementation of the policies also जो गवर्नमेंट सेट कर दिए, so that someday कि हमारे यहाँ कोई बीमार ना पड़ेंगे, but at least क्या कहते हैं, मैं उसके पास एक पहुँचने के लिए like let's say कि they want to attain the good health facilities, तो उसके लिए उसको सोचना ना पड़े. Even for the education हमारे लोगों के पास like they should be attaining the 100% literacy. Gender डिफरेंसेस जो हैं मेल्स एंड फीमेल्स की लिटरेसी रेट में, वो डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, सो दैट ये चीज़ें जब हम करेंगे तभी हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में बेस्ट कर पाएंगे, और जब हम वो चीज़ कर पाएंगे तो नेशनल इनकम ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी. सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. मिलते हैं आपसे फिर अगले चैप्टर में जिसका नाम है चैप्टर 5, दैट इज ऑन द रूरल डेवलपमेंट. बिकॉज अभी भी द मैक्सिमम एज पर इवन द सेंसस 2011 जो हमारा मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज़ में रहता है. तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द रूरल एरियाज़, उनका क्या, वो लोग किन एक्टिविटीज़ में एंगेज रहते हैं, क्या क्या उनकी दिक्कतें हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं. सो दैट इज़ द पार्ट ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 5, दैट इज़ रूरल डेवलपमेंट. ऑल द बेस्ट.